हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडप्रिज्म। तो हमने जो पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसमें हमने नया चैप्टर कवर करना है जो कि है नियोप्लेजिया। तो हम जो भी हमारे सिलेबस में इसके रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूड हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि नियोप्लेजिया क्या होता है। नियोप्लेजिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है टिश्यूज की, सेल्स की। इस इंटायर प्रोसेस को हम नियोप्लेजिया कहते हैं और एज अ रिजल्ट वहाँ पे जो मैस की ग्रोथ हो रही होती है ना, जो एबनॉर्मल मैस वहाँ बन रहा है, उसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्यूमर्स होते हैं ना, उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नियोप्लास्टिक सेल्स से जो बनता है, जो कि पेरेन्काइमल पार्ट है। दूसरा होता है स्ट्रोमा, जो कि नॉन नियोप्लास्टिक सेल्स से बनता है, जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, आपके जो है वो एडाप्टिव और इम्यून सिस्टम के सेल्स आ सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आ सकता है। तो ये आपने दो कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए कि ट्यूमर के दो कंपोनेंट्स हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रोमा और दूसरा होता है पेरेन्काइमा। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बुक में डिस्कस किया गया है कि डेस्मोप्लेजिया की टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं। तो जब भी किसी ट्यूमर के अंदर जब स्ट्रोमल कंपोनेंट है ना, उसका स्ट्रोमल पार्ट है वो ज्यादा हो जाएगा ना, उसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा नजर आएगी, तो उसके लिए हम जो है वो डेस्मोप्लेजिया की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताना चाहिए कि ट्यूमर्स, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उनकी दो टाइप्स ही होती हैं मेजरली। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं एक जगह पे, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज को इन्वेड नहीं कर रहे होते, मेटास्टेसाइज नहीं कर रहे होते, जबकि इसके बरक्स होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है वो बॉडी की डिफरेंट टिश्यूज को इन्वेड कर रहे होते हैं, मेटास्टेसाइज कर रहे होते हैं, वो लोकलाइज नहीं होते। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमने नोमेनक्लेचर को समझना है कि किस तरह से डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स को नेम किया जाता है, उनकी नेमिंग किस तरह से की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स। अब बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए एक जनरल आपने रूल याद रखना है कि जब भी किसी ट्यूमर के एंड पे ओमा आएगा ना, तो वो डिनोट करेगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है। और जब भी किसी के एंड पे सार्कोमा आएगा ना, तो वो डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती है, वो हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल से देखेंगे। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर जो है ना, आगे इनको भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक मीजेनकाइमल ओरिजिन के होते हैं, एक एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं। ओके, जो मीजेनकाइमल ओरिजिन के है ना, उनकी नेमिंग किस तरह से की जाती है कि सबसे पहले जिस जगह के वो सेल्स है ना, वो सेल टाइप हम लिखते हैं, ठीक है, उसके साथ ओमा लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फिब्रोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर है, तो फिब्रो हमने सेल टाइप लिख दी और एंड पे ओमा लगा दी, तो फिब्रोमा यानी फिब्रोब्लास्ट का बिनाइन ट्यूमर। इसी तरह से कोंड्रोमा, जो कार्टिलेज सेल्स हैं, अगर वहां पे बिनाइन ट्यूमर हो रहा है तो उसे हम कोंड्रोमा कहेंगे। इसी तरह से लाइपोमा हो सकता है जो फैट सेल्स का होगा। तो आप इस तरह से मीजेनकाइमल ट्यूमर्स की नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे जो है ना, ये एपिथेलियल ओरिजिन के हैं, इनकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिनोमा। एडिनो की टर्म हम ग्लैंड्स के लिए यूज करते हैं, कोई भी ग्लैंडुलर टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा हो या ग्लैंड्स की बात हो रही है तो हम एडिनो का वर्ड यूज करते हैं। तो एडिनोमा है, इसका मतलब है ये ग्लैंडुलर ओरिजिन का ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, ग्लैंड्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेपिलोमा। अब पेपिलोमा की कीवर्ड्स यही हैं कि इसमें फिंगर लाइक वॉल्टी प्रोजेक्शन हमें नजर आती हैं किसी भी एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। लाइक वो आपकी नोज पे हो सकती है, लेरिंक्स पे, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी एपिथेलियल सरफेस के ऊपर अगर हमें फिंगर लाइक वॉल्टी प्रोजेक्शन नजर आ रही हैं, तो दैट इज पेपिलोमा। नेक्स्ट आती है सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा में हमने ये कीवर्ड्स यही याद रखने हैं कि इसमें लार्ज सिस्टिक मैसेज बन जाती हैं। ओके, लास्ट पे आ जाती है पॉलिप। पॉलिप क्या होती है? ये भी एक विजिबल प्रोजेक्शन होती है किसी भी म्यूकोजल सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमने सुना होता है कोलोन में पॉलिप हो गई है या इंटेस्टिनल पॉलिप्स। तो इसमें क्या होता है कि एक म्यूकोजल सरफेस, कोई भी म्यूकस की लेयर, उसके ऊपर एक विजिबल प्रोजेक्शन नजर आती है हमें। सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉलिप। ओके, आगे आ जाता है एडिनोमेटस पॉलिप। तो हमें पता है कि एडिनो की टर्म तो हम ग्लैंड के लिए यूज करते हैं। तो जब भी किसी ग्लैंडुलर सरफेस पे, किसी ग्लैंडुलर टिश्यू के ऊपर पॉलिप बन गई है, तो उसके लिए हमने टर्म यूज कर देनी है एडिनोमेटस पॉलिप। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको ये याद होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ये एक कोलोनिक पॉलिप की पिक्चर्स दी हुई हैं। जो फर्स्ट वाली है, इसमें एडिनोमेटिस पॉलिप है, यानी कोई ग्लैंड था, उसके ऊपर आपको ये विजिबल प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इसलिए हमने इसको एडिनोमेटिस पॉलिप कहा, या आप इसे ग्लैंडुलर पॉलिप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी जो दूसरी डायग्राम है, इसमें आपको कोलोनिक पॉलिप की एक और तरह से जो है वो डायग्राम दिखाई गई है।
आगे देख लेते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स लोकलाइज नहीं होते हैं, ये डिफरेंट एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, टिश्यूज को इन्वेड कर रहे होते हैं, मेटास्टेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी नेमिंग की बात करें तो कुछ कार्सिनोमाज होते हैं, कुछ सार्कोमाज होते हैं और कुछ ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज होते हैं। जो कार्सिनोमा होते हैं ना, हमने इसके बारे में ये याद रखना है कि एपिथेलियल ओरिजिन का कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा ना, तो उसके लिए हम कार्सिनोमा जो है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। उसके बाद आ जाती है सार्कोमा। सार्कोमा जो है वो हमने मेसेनकाइमल ओरिजिन के ट्यूमर्स के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल फिब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एटसेट्रा। तो ये हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कार्सिनोमा किस ओरिजिन के लिए यूज करते हैं, एपिथेलियल ओरिजिन के लिए, और सार्कोमा मेसेनकाइमल ओरिजिन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज। ये ब्लड के कैंसर्स के लिए और लिम्फोइड टिश्यू के कैंसर्स के लिए हम यूज करते हैं। आगे आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, कि जो हमने जनरल रूल पढ़ा था कि ओमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिनाइन ट्यूमर्स को और सार्कोमा रिप्रेजेंट करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को, लेकिन ये एक्सेप्शंस है लिम्फोमा, मेलानोमा, मीजोथेलियोमा और सेमिनोमा। इनके एंड भी तो ओमा आ रहा है, लेकिन ये जो चारों है ना, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की एग्जाम्पल हैं। तो एक्सेप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारटोमास और कोइस्टोमा क्या होते हैं। हमार्टोमा की बात कर रहे थे हम। हमार्टोमा क्या है? एक बिनाइन डिसऑर्गेनाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू है टू द नेटिव टू द साइट। यानी कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लंग है हमारे पास, ठीक है, लंग के अंदर एक हमार्टोमा फॉर्मेशन हो गया। अब वो जो हमार्टोमा बना है ना, उसके अंदर नॉर्मल कंपोनेंट्स लंग के, लाइक फैट सेल्स होंगे, वहां पे कार्टिलेज होगा, फैट होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, लेकिन अब ये जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है ना, ये एबनॉर्मली अरेंज होंगे, मॉर्फोलॉजी इनकी डिसऑर्गेनाइज होगी, तो इसे हम कहेंगे कि हमार्टोमा फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोरिस्टोमा। कोरिस्टोमा में क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यू होता है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी भी इसकी बिल्कुल ठीक होती है, इसकी डिसऑर्गेनाइज थी ना, लेकिन इसकी बिल्कुल ऑर्गेनाइज मॉर्फोलॉजी होती है, बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू होता है, लेकिन कहीं और चला जाता है अब नॉर्मल लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठीक था, फॉर एग्जाम्पल स्टमक के लिए था, ठीक है, स्टमक का टिश्यू था, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज था, लेकिन कहाँ चला गया? पैंक्रियाज के अंदर चला गया, वहां पे तो उसका कोई काम नहीं है ना। तो ये कोरिस्टोमा होती है, जिसे हम एक्टोपिक रेस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। तो हमार्टोमा हमें पता चल गया, यानी अगर हम मोर सिंप्लीफाइड वे में देखें तो हमार्टोमा को हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास होता है ना, वो सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी जो टिश्यूज हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट खराब है, उसकी मॉर्फोलॉजी खराब है। जबकि कोरिस्टोमा को हम कह सकते हैं टिश्यू भी ठीक है, लेकिन रॉन्ग प्लेस पे है वो। सो दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड में टेबल है ना, वहाँ पे आपको मजीद क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वो हम देख लेते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स जो है ना, वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है ना, इनकैप्सुलेटेड नहीं होते। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ रेट है ना, क्योंकि इस तरह से ग्रोथ रेट फास्ट है या स्लो है, इस बेस पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ये बिनाइन है, लेबल हम नहीं कर सकते कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो ये रिलायबल मार्कर नहीं है। उसके बाद डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया का आपको बताना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होती है कि ट्यूमर सेल्स अपने नॉर्मल सेल्स से कितना रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, जैसे वेल डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं। अब पुअरली डिफरेंशिएटेड कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर आपके जो नियोप्लास्टिक सेल्स बने हैं, वो वहाँ स्टमक के सेल्स के अंदर, स्टमक के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहे, बोथ मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली, तब हम कहेंगे कि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं एनाप्लेजिया। अब जो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही थी, वो अगर बिल्कुल उसका लॉस हो जाए, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाए, तो उसे हम एनाप्लेजिया कहते हैं, जो कि आपको पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर नजर आता है। इसी तरह जो एनाप्लेजिया है ना, वो हॉलमार्क होता है मैलिग्नेंसी का। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बिनाइन ट्यूमर्स यूजुअली वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अपने नॉर्मल सेल्स से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होते हैं। एग्जांपल आपको मेंशन की गई है यूट्राइन लियोमायोमा की। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, उनमें वैरायटी आ जाती है, कुछ वेल डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, कुछ जो है वो मॉडरेटली होते हैं, और कुछ सेवेरली एनाप्लास्टिक भी होते हैं, यानी इसमें काफी रेंज आ जाती है। तो मेजरली आपको ये टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, बुक वाला टेबल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर मेजरली आपको बस चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, जैसे कि बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स लोकलाइज नहीं होते। बिनाइन ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज नहीं करते, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मेटास्टेसिस करते हैं। और इसी तरह से जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इनकैप्सुलेटेड नहीं होते। इसके साथ-साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर्स है ना, उनको क्योंकि वो लोकलाइज होते हैं ना, उसे इजीली सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम नहीं कर सकते।
रिकरेंस की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर्स रिकरेंस उनकी नहीं होती, दोबारा से वो नहीं ग्रो करते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की रिकरेंस बहुत कॉमन है। तो आप कुछ डिफरेंसेस यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि मिक्स ट्यूमर्स क्या होते हैं। मिक्स ट्यूमर्स के बारे में आपने याद रखना है कि कोई भी ट्यूमर अगर सिंगल जर्म लेयर से डिराइव हो रहा है ना, और उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, तो वो मिक्स ट्यूमर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की। अब इसके अंदर क्या होगा कि एपिथेलियल ओरिजिन के कंपोनेंट्स भी होंगे और मेसेनकाइमल ओरिजिन के कंपोनेंट्स भी होंगे। लाइक एपिथेलियल एलिमेंट्स होंगे ग्लैंडुलर सेल्स वगैरह, और मेसेनकाइमल लाइक एलिमेंट्स आ सकते हैं, कार्टिलेज की ग्रोथ, बोन लाइक एरियाज वगैरह यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये होती है मिक्स ट्यूमर्स, जिसमें सिंगल जर्म लेयर से डिराइव हो रहा होता है हमारा ट्यूमर, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यू वहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसके साथ साथ एक और बात भी बुक में मेंशन है कि टेराटोमा। टेराटोमास क्या होते हैं? जो हमारे नॉर्मल, आपको पता है कि जर्म लेयर्स 3 टाइप्स की होती है ना, एंड्रोडर्म होती है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। अगर इन तीनों जर्म लेयर्स से एक ट्यूमर डिराइव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं टेराटोमा। ठीक है, एग्जाम्पल बुक में मेंशन है ओवेरियन सिस्टिक टेराटोमा की, जिसके अंदर एट द सेम टाइम वहाँ हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, नेल्स हो रहे होते हैं ग्रो, मसल, फैट वगैरह कुछ भी वहां पे ग्रो हो सकता है, क्योंकि वो तीनों जर्म लेयर से इन्वॉल्व हो रहा है ना, डिराइव हो रहा है। इसलिए आपने दोनों को याद रखना है कि मिक्स ट्यूमर्स क्या होते हैं, सिंगल जर्म लेयर से डिराइव होते हैं, जबकि जो टेराटोमास हैं वो मल्टीपल जर्म लेयर से डिराइव हो रहे होते हैं। तो ये कॉमन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे हम देख लेते हैं, मजीद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो कि हमने पहले कवर की कि मिक्स ट्यूमर्स के अंदर हमने पहले ही पिछली स्लाइड में देखी थी, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड आ जाती है फिब्रो एडिनोमा, ये ब्रेस्ट का मिक्स ट्यूमर होता है। ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। विम्स ट्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। जो किडनी का मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, उसे हम विम्स ट्यूमर कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ये हमने बात कर ली थी पिछली स्लाइड में कि मिक्स ट्यूमर्स किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे थे टेराटोमास से। तो मेजरली यही था कि ये जो हमारे मिक्स ट्यूमर्स हैं सिंगल जर्म लेयर से डिराइव हो रहे थे, और जो टेराटोमा होते हैं ये मल्टीपल मोर देन वन जर्म लेयर से डिराइव हो सकते हैं। और ये टोटीपोटेंट जो जर्म सेल्स होते हैं ना, उनसे अराइज होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इंटायर ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको एग्जांपल दी गई है ओवेरियन सिस्टिक टेराटोमा की। तो ग्रोथ अपीयरेंस देखें तो आपको यहाँ पे हेयर्स नजर आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ स्पेशियस ग्लैंड्स वगैरह नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो उसमें भी हमें डिफरेंट तरह की चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि डिफरेंट जर्म लेयर से जो है वो डिराइव हुआ है। तो हमें इसमें स्किन नजर आ रही है, स्पेशियस ग्लैंड्स, फैट सेल्स और न्यूरल टिश्यू वगैरह नजर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स को कवर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मोटिव था कि हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स को समझना था कि किस तरह से नेमिंग की जाती है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं और एससीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करवाऊँ तो हमने याद किया था ओमा जो है वो हम बिनाइन ट्यूमर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, सार्कोमा और कार्सिनोमा मेलिग्नेंट के लिए कर रहे थे। आगे फर्दर सार्कोमा जो है वो मीजेनकाइमल ओरिजिन के ट्यूमर्स के लिए, और जो कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल सेल ओरिजिन के ट्यूमर्स के लिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो पहले टिश्यू ऑफ ऑरिजिन, एक कॉलम है आपका बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, इस तरफ बिनाइन ट्यूमर्स लिखे हुए हैं सारे, इस तरफ जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स लिखे हुए हैं। और पहले जो है वो है कंपोज ऑफ वन पेरेन्काइमल सेल टाइप। अब इसमें पहले हम देख लेते हैं कि एक पेरेन्काइमल सेल टाइप से जो डिराइव हो रहे हैं और मीजेनकाइमल ओरिजिन के हैं। ठीक है, मीजेनकाइमल ओरिजिन तो यानी हम इसमें जो मेलिग्नेंट का केस है उसके एंड पे सार्कोमा लगाएंगे। तो इसमें ना मैं आपको आपको ये आना तो पूरा चाहिए, पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बेसिक्स को कवर करता है। ठीक है, आपके सामने कोई नाम लेगा किसी भी ट्यूमर का तो आपको पता होगा ये किस ट्यूमर की बात की जा रही है। लेकिन कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगी, जो कि एक्सेप्शन होती हैं थोड़ी सी, या जिनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, अगर हम ट्यूमर्स ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन को देखें तो यहाँ पे पहले कनेक्टिव टिश्यू और उसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था फिब्रोमा, लाइपोमा, कोंड्रोमा और ओस्टियोमा, जिसमें हम सेल टाइप यूज कर रहे थे और साथ में ओमा लगा रहे थे। अब इसमें देखें ये ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको एमसीक्यूज को हम इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर वो हमें ऑप्शन दे दे ऑस्टियोमा का मेलिग्नेंट बताएं, तो ऑस्टियोसार्कोमा भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा ही इसकी ठीक ऑप्शन होगी। आगे होती हैं ये ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स वगैरह की। इसमें जो है ये हिमेंजियोमा आपने याद रखना है, और एंजियोसार्कोमा इनका पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिनाइन फिब्रस ट्यूमर, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मीजोथीलियम होती है उसका बिनाइन वाला जो है वो बिनाइन फिब्रस ट्यूमर है, और मेलिग्नेंट वाला वो एक्सेप्शन थी।
मीजोथेलियोमा। इसी के साथ साथ ये जो इन्वेजिव मेनिंजियोमा है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मसल की है ना हमारे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लियोमायोमा जो है वो स्मूथ मसल का ट्यूमर होगा बिनाइन वाला, और रेब्डोमायोमा जो है वो स्केलेटल मसल का होगा, जो स्ट्राइटेड सॉरी मसल होती है ना वही वाली। अच्छा, आगे जो है वो नेवस इंपॉर्टेंट है। जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनका बिनाइन ट्यूमर नेवस होता है। और ये लिवर सेल्स का भी इंपॉर्टेंट है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आपको पता है कितना खतरनाक होता है, और इसमें जो है वो मेलिग्नेंट टाइप है इसकी। आगे आ जाता है प्लेसेंटल एपिथेलियम। क्या जाते हैं हमारे पास प्लेसेंटल एपिथेलियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों इंपॉर्टेंट है कि बिनाइन वाला भी और मेलिग्नेंट वाला भी। जो बिनाइन वाला है उसको हम हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल कहते हैं, और जो मेलिग्नेंट है उसे हम कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। जो है वो हमारे पास दूसरी टाइप शुरू हो जाती है जो कि मिक्स ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक जो सिंगल जर्म लेयर होती है उससे डिराइव हो रहे होते हैं, जिसमें हमने स्लाइवी ग्लैंड्स पढ़े थे, इसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का पढ़ा था, और रीनल एनलेज पढ़ा था जो कि हमारे पास विल्म्स ट्यूमर था। देख लिया था कि जो हमारे पास रीनल एनलेज था ना उसमें हमने विम्स ट्यूमर, जिसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो किडनी का मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास टेराटोमा की बात की गई है, ये भी आप देख लीजिएगा कि मैच्योर टेराटोमा डर्मोइड्स इन केस ऑफ बिनाइन एंड इमेच्योर टेराटोमा एंड टेराटोकार्सिनोमा इन केस ऑफ मेलिग्नेंट। ये हमारे पास नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता होता है और एससीक्यूज में भी आता होता है, तो आपने इसको याद करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी जो एनाप्लास्टिक जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं वो उन्हें हमें हमें उनकी मॉर्फोलॉजिक फीचर्स क्या क्या नजर आ सकते हैं। तो पहला आ जाता है प्लियोमॉर्फिज्म। हमें वहाँ पे डिफरेंट तरह की सेल की जो शेप है और जो उसका साइज है उसमें वेरिएशंस नजर आएंगी। यानी कभी कभी हमें क्या नजर आ सकता है, हमें स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी नजर आ सकते हैं, कभी कभी हमें जाइंट सेल्स भी नजर आ सकते हैं, तो यानी वेरिएशन आ रही है साइज और शेप में। नेक्स्ट न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज में आ जाता है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मल हमें पता है कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:4 या 1:6 होती है, और उसमें न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है और साइटोप्लाज्म जरा बड़ा होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और ये रेशियो 1:1 तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह से हाइपरक्रोमेसिया, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया तो अंदर डीएनए की अबंडेंस हो गई है, इस वजह से जो है वो कलर ज्यादा स्टेन करेगा और हमें हाइपरक्रोमेसिया नजर आएगा। नेक्स्ट माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे हमें माइटोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि प्रोलिफरेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ साथ एटिपिकल माइटोसिस भी यहाँ पे हो रही होगी, यानी जिसमें हमारे जो नॉर्मल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो जो है चेंज हो जाते हैं इनटू मल्टीपोलर या फिर एसिमेट्रिकल माइटोटिक फिगर्स के अंदर। लास्ट पर जाता है हमारे पास लॉस ऑफ पोलैरिटी, यानी वहाँ पे जो नॉर्मल ओरिएंटेशन है सेल्स की वो बिल्कुल खत्म हो गई होगी, वो डिसऑर्गेनाइज हो गए होंगे। और लास्ट पर रहता है अदर फीचर्स, हमें वहाँ पे इस्कीमिक नेक्रोसिस भी नजर आ सकती है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो इस डायग्राम में कुछ हिस्टोलॉजिक स्लाइड्स जो है वो दिखाई गई हैं। ठीक है, पहले में क्या है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द थायराइड। ठीक है, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड बताए हुए हैं कि कितने वेल डिफरेंशिएटेड है, नॉर्मल सेल से रिजेंबल कर रहे हैं। इसी तरह से 7.6 में वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन की जो है वो दिखाई गई है हमें। और फिगर 7.7 में एनाप्लास्टिक ट्यूमर दिखाया गया है, जिसमें न्यूक्लियर और जो हमारे सेलुलर वेरिएशन आ रही है शेप और साइज वगैरह के अंदर। और बाद में आ जाता है हमारे पास 7.8 में मेलिग्नेंट ट्यूमर दिखाया गया है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन। ओके, आगे हम फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। तो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स क्योंकि अपने नॉर्मल सेल्स से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होते हैं, इस तरह से उनका फंक्शन भी रिटेन रहता है, यानी वो फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थायराइड कार्सिनोमा हुआ है तो उस केस में वहाँ थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती रहती है, वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह से अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा तो वो केराटिन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स। इसमें क्या होता है कि वो फंक्शन जो था ना वो अब लॉस हो गया, क्योंकि वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स थे उसमें जो है वो नॉर्मल सेल से रिजेंबल कर रहे थे, लेकिन इस केस में पुअरली डिफरेंशिएट हो गए हैं नॉर्मल सेल्स की निस्बत, तो इस वजह से जो है ना फंक्शन उनका लॉस हो गया। और इसमें अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, लाइक यहाँ पे एक टॉपिक हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, जिसे हम आगे कवर करेंगे कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हो जाती हैं प्रीकर्सर लायंस, यानी जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो सकती है इनटू कैंसरस कंडीशंस। पहली आ जाती है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया आपने जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो था सेल इंजरी वाला उसमें अपने डिटेल से कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये सेल के अडाप्ट करने की एक जो है वो स्टेज होती है, यानी आप कह सकते हैं एक स्टेप होता है, वो परफॉर्म कर सकता है, मेटाप्लेजिया कर सकता है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, ये हमने सारा पढ़ा था।
तो मेटाप्लेजिया अगर मैं आपको याद कराऊँ तो इसमें एक एडल्ट सेल टाइप जो है वो चेंज हो रही थी दूसरी एडल्ट सेल टाइप में, ठीक है? और हमने एग्जांपल्स देखी थी कि बेरेट इसोफेगस में क्या होता था कि नॉर्मली जो हमारा इसोफेगस है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, लेकिन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू इंटेस्टिनल एपिथेलियम। और इसी तरह से जो स्मोकर्स जो होते हैं उनकी ब्रोंकाई होती है, जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं, नॉर्मली तो वो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है ना वहाँ पे, लेकिन स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे क्या आ जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है, जिसके आपने पढ़ा था कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक सीलिया का काम था बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी लॉस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो नहीं रहा। इस तरह से ये जो है ना प्रीडिस्पोज कर सकते हैं मैलिग्नेंसी, ये चीजें जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं मैलिग्नेंसी के अंदर। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेज़िया। ये डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होती है, इसमें वही सारे जो मैलिग्नेंसी के साइटोलॉजिक फीचर्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि हाइपरक्रोमेसिया, प्लियोमॉर्फिज्म और माइटोसिस वगैरह। और इसमें जो है हमें पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेज़िया है ये एक प्री मैलिग्नेंट चेंज होता है, ठीक है? इसके पास एक पोटेंशियल होता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक अगर हम कहें कि डिस्प्लेज़िया रिवर्सिबल है, अगर जो इनिशियल स्टिमुलस है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाए तो डिस्प्लेज़िया रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर जो सीवियर केसेस हैं उसमें ये कैंसर को ही प्रोग्रेस करता है। आगे आ जाता है कार्सिनोमा इन सीटू। इसमें क्या होता है कि अगर डिस्प्लेज़िया बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया और उसने फुल थिकनेस एपिथेलियम को जो है वो इन्वेड कर दिया, इन्वॉल्व कर लिया और अभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी बिल्कुल ठीक है, उसको इन्वेड नहीं किया गया, तो ये होता है कार्सिनोमा इन सीटू। ये जो है कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट जो है वो ना किया जाए। ठीक है, आखिर में यही बात लिखी है कि डिस्प्लेसिया जो है वो रिग्रेस कर सकता है, लेकिन हमेशा जो है ये कैंसर को प्रोसीड नहीं करता। इन सीवियर केसेस अगर रिवर्सिबल नहीं होगा, देन इट कैन लीड टू कैंसर। हमारे पास लोकल इन्वेजन, ये एक और फीचर है जिसकी बेस पे हम बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि मेटास्टेसिस थी पहली, अब जो है वो लोकल इन्वेजन है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स हमारे पास राउंडेड मैस के तौर पे ग्रो करते हैं, कोहेसिव एक्सपेंसाइल मैसेज होते हैं, स्मूथ राउंड मैस के तौर पे जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो है ना इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इनके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है, ठीक है? और अगर हमारे पास यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर है तो वो इर्द-गिर्द के स्ट्रक्चर्स को पुश कर सकता है थोड़ा-सा साइड-साइड पे, लेकिन उनको इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है? आगे एग्ज़ाम्पल एक एक एक्सेप्शन दी हुई है, सॉरी, कि हेमेंजियोमा जो है वो अनइनकैप्सुलेटेड होता है, उसके इर्द-गिर्द कैप्सूल नहीं होता, बाकी सारे बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर होता है। आगे आ जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये इन्वेड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं नियर बाय टिश्यूज को, ठीक है? जैसे कि हमने कहा था ना, वो जो है सिर्फ पुश कर रहा था, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के उनको इन्वेड कर देता है। इनके इर्द गिर्द कैप्सूल भी नहीं होते, इजीली ये इन्वेड कर सकते हैं। इनके बॉर्डर्स बिल्कुल अनक्लियर होते हैं, लाइक हमने यहाँ पे पढ़ा इल डिफाइंड मार्जिन, यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है वो हमें नजर नहीं आती। इसलिए अब जब इनका रिमूव, वो तो इजीली रिमूव हो जाते हैं ना, एक्सरसाइज कर लिया जाता है उनको सर्जरी के ज़रिए से, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, इनका आपको वाइड मार्जिन्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, यानी आपको नॉर्मल टिश्यू को भी एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि आप चेक कर सकें कि वो इन्वेड हुआ है या नहीं। This is all about today's lecture. Hope so I have cleared your concepts, and if you want slides you can contact on our WhatsApp number mentioned in the description box. Thank you for listening.